हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। मैंने आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उनकी सीरीज शुरू की थी, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बाल विकास के 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी के बहुविकल्पीय प्रश्न करा दिए थे। आज मैं आपकी अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें आपका बाल विकास का जो सबसे पहला प्रश्न पत्र मैंने लिया है वो है 2016 का। चलिए शुरू करते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है। तो हमने बाल विकास की जब अवस्थाएं पढ़ी थी वहाँ पर मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में विभाजन किया है। पहला शैशवावस्था, दूसरा बाल्यावस्था और तीसरा किशोरावस्था। शैशवावस्था की जो अवधि मानते हैं वो 0 से 5 या 6 वर्ष मानते हैं। इसके बाद आते हैं हम बाल्यावस्था पर। बाल्यावस्था की जो अवधि रहती है हमारी वो रहती है 6 से 12 वर्ष की, और 12 से 18 किशोरावस्था। नेक्स्ट आते हैं, अशिक्षित व्यक्ति बालकों के बुद्धि का मापन किस परीक्षण से करते हैं। तो अशिक्षित व्यक्ति या बालकों की बुद्धि का मापन करना है तो हम करेंगे अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण और दूसरा इसका प्रकार होता है सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण में हमारा भूल भुलैया आ जाता है, चित्र निर्माण आ जाएगा, चित्र पूर्ति आ जाएगा, और सामूहिक अशाब्दिक में हमारा आर्मी बीटा परीक्षण आता है, शिकागो सामूहिक परीक्षण आएगा। ठीक है, सामूहिक और व्यक्तिगत को आप समझ पा रहे होंगे। व्यक्तिगत में क्या होगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति को लेकर के किया जाएगा, और सामूहिक जब लग जाएगा तो वहाँ पर एक साथ में हम एक से अधिक व्यक्तियों को लेकर के सब परीक्षण कर पाएंगे। व्यक्तिगत और सामूहिक में बस मेन यही डिफरेंस है। तो समझ गए, जो अशिक्षित लोग होंगे उन पर हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के संवेगात्मक विकास से संबंधित विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो जो संवेगात्मक विकास का सिद्धांत है ये दिया गया है विलियम मैकडूगल के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसके बाद मैंने आपको सिद्धांत की पूरी एक क्लास कराई है, वहाँ पे आप सभी को देख लीजिए, सिद्धांत जितने सबको याद कर लो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे ने दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देख पा रहे हैं, अगले क्वेश्चन में ही आपको मिलेगा जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो जीन पियाजे का है। ऐसे ही आपका मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत आ जाए तो वो सिगमंड फ्रायड का है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन का है, और भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की का है। नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग का है। तो विकास के ये 3-4 सिद्धांत हैं, इनको अच्छे से ध्यान रखना। अगला आपका प्रश्न है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। तो इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली थी आपकी इंद्रियगामक अवस्था, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक। तीसरी अवस्था का नाम पूछा था, तीसरी अवस्था कौन सी हो जाएगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण बालक के किस आयाम के विकास की अवस्थाएं होती हैं। क्रंदन, बलबलाना, हाव भाव, वाक्य निर्माण, तो ये सब आपकी शैशवावस्था में आ जाएंगी। छोटा बच्चा देखा है, बलबलाता है, रोता रहता है, और छोटे छोटे शब्दों को जैसे आप बोलते हैं उनको वो आपका अनुकरण करते हुए वो बोलना प्रारंभ भी कर देता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों की प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है। तो ये आते हैं बहिर्मुखी वाले, इसमें आपको नेता वगैरह ये लोग देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर रहेगा बहिर्मुखी व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएटी का निर्माण किसने किया, लियो। तो सीएटी का जो निर्माण किया है वो लियोपेल्ड बेलॉक ने किया है। यहाँ पर मैं बड़ा बड़ा नाम लिख देती हूँ, लियोपेल्ड बेलॉक। सीएटी में जो आपके कार्ड थे, कार्डों की संख्या 10 थी सीएटी परीक्षण में, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये आपका कौन सी विधि में आता है, तो जो व्यक्तित्व परीक्षण की आपकी 2 प्रकार की विधियाँ हैं, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। तो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आपका आता है सीएटी परीक्षण। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न क्या है, स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को कौन सी अवस्था कहा है। तो स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव की अवस्था, दबाव की अवस्था, संघर्ष की अवस्था, आप यहाँ पर 2-3 पॉइंट और लिख सकते हो, तूफान की अवस्था भी कहा है, विरोध की अवस्था भी कहा है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बना के डेफिनेशन बन जाती है इन्हीं की, कि किशोरावस्था को बड़े तूफान, तनाव, संघर्ष, विरोध की अवस्था किसने कहा है, तो स्टैनली हॉल ने ही कहा है।
अगला प्रश्न है, वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है? दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाएगा कुछ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित प्रभाव का नियम किसने दिया? तो सीखने से संबंधित जो प्रभाव का नियम है ये दिया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम दिए थे। पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? तो कोहलर ने अपना प्रयोग किया था चिंपैंजी के ऊपर। उनके चिंपैंजी का जो नाम था वो क्या था? सुल्तान नाम था उसका। इनके सिद्धांत का नाम क्या है? तो वो है सूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी फिर भोजन दिया जाता था, यह प्रक्रिया कई बार होने पर अंत में क्या पाया गया? पहले तो ये क्या करते थे, घंटी बजाते थे, भोजन देते थे, लास्ट में इन्होंने क्या किया, घंटी बजाई पर भोजन नहीं दिया। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, पावलव ने कुत्ते पर अपने प्रयोग को बार बार दोहराया। तीसरे चरण में उन्होंने कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी बजाई और इस बार घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह से क्या आने लगी, लार आने लगी। तो इस प्रकार से क्या निष्कर्ष निकला कि अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि कृत्रिम उद्दीपक से भी क्या हुआ, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रकट हुई। पहले जब वो भोजन देते थे, घंटी बजाते थे, दोनों काम एक साथ करते थे, तब भी वो कुत्ते की लार आती थी, लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम पे उसको भोजन नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, फिर भी कुत्ते को लार आई थी। ठीक है, कौन सा सिद्धांत था पावलव का? सिद्धांत का नाम लिखो, मैंने कई सारे आपको ये कराए, क्या कहते हैं, एक पूरी क्लास कराई थी अधिगम के सिद्धांत की और ऊपर से आपको एक बार और करवाए हुए हैं सिद्धांत सारे एक साथ। तो बताइए पावलव का, यहाँ से ये तो आपको पता चल गया कि पावलव ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो पावलव ने अपना प्रयोग किस पर किया है, कुत्ते पर किया गया है। पावलव के सिद्धांत का नाम लिखिए सभी लोग। एक मैं बता देती हूँ, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, इसके बाद 3-4 नाम जो मैंने बताए थे उन नामों को बताइए क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्म मूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? देखो सब कुछ आ गया इसमें, दिनचर्या भी आ गई, दूसरों के साथ समायोजन करना भी आ गया, आत्मविश्वास भी आ गया, संवेगात्मक परिपक्वता भी आ गई, यानी कि सभी चीज़ें आ रही हैं। पूरा का पूरा क्या विकास हो रहा है, व्यक्तित्व आ रहा है, पर्सनैलिटी आ रही। तो आपका आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व। नेक्स्ट आपका 29 क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? तो यहाँ कुछ मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, 2 नहीं इन्होंने 4 प्रक्रियाएं दी थी। कौन कौन सी? पहली आपकी संवेदीगामक, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक भी बोलते हैं। तो आप चारों अवस्थाओं के नाम लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है कि केवल 2 अवस्थाएं पूछी गई हों, तो सिर्फ 2 के नाम लिख के इन्होंने आंसर में दिया है, वैसे 4 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा किसको प्रभावित करने वाले कारक हैं? यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, पूर्व ज्ञान, पहले का ज्ञान, विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा और प्रेरणा, ये सब किसको प्रभावित करेंगे? तो ये सब प्रभावित करते हैं अधिगम को। ठीक है, आंसर हो जाएगा अधिगम। 2016 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया आपका। नेक्स्ट पेपर है 2017 का और इसका पहला सूत्र है, क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता से क्या आशय है? तो सृजनात्मकता जो शब्द है इंग्लिश के क्रिएटिविटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और इसका अर्थ क्या निकलता है, सृजन करना या निर्माण करना, कुछ ना कुछ नई चीज़ बनाना, यानी कि रचनात्मक कार्य करना, ये भी ऐड कर सकते हो। तो सृजनात्मकता का अर्थ है सृजन करना या उत्पन्न करना। क्रो एंड क्रो ने कहा है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। आप इसमें थोड़ा बहुत अपने शब्दों में भी आंसर लिख सकते हैं, वैसे 1 नंबर का है, इतना बहुत है। अगला प्रश्न है आपका, व्यक्तित्व की एक परिभाषा लिखिए। तो पहली परिभाषा यहाँ पर जो दी गई है व्यक्तित्व की, ये दी गई है वैलेंटाइन के अनुसार। और वैलेंटाइन ने क्या कहा है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। वैलेंटाइन की डेफिनेशन हो गई। आप वॉटसन की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। वॉटसन ने कहा है व्यक्तित्व के बारे में कि हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है, यानी कि हमारा व्यवहार ही व्यक्तित्व है। ये डेफिनेशन किसकी है, वॉटसन की है।
नोट कर लो जो मैं बोल रही हूँ, इसको भी आप लिख सकते हैं डेफिनेशन को। वॉटसन ने कहा था कि हम जो कुछ भी करते हैं वह व्यक्तित्व है। ऑलपोर्ट की भी अच्छी परिभाषा है, चाहे तो उसको भी याद कर सकते हैं। रोरशा परीक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? तो रोरशा जो आपका परीक्षण है व्यक्तित्व का परीक्षण है और इसको प्रारंभ किया था हरमन रोरशा ने। किसने ये परीक्षण दिया था? तो ये परीक्षण आपका दिया गया हरमन रोरशा के द्वारा। कौन सी विधि में आता है? तो प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आता है आपका। इसको रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पूछे जाएं कि आपसे टोटल कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं, तो टोटल 10 कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। ध्यान रखना, कितने कार्ड? 10 कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यमान का उपयोग किया जाता है तो औसत ज्ञात करने के लिए मध्यमान का प्रयोग करते हैं। मध्यमान बराबर, मध्यमान का सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं। मध्यमान बराबर होता है पदों की संख्या बटे पदों का योग, नीचे लिखती हूँ यहाँ पर, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। मध्यमान यानी कि m बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगला प्रश्न है आपका, मध्यांक की कोई एक परिभाषा लिखो। तो मध्यांक की डेफिनेशन क्या रहेगी? गैरेट के अनुसार जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उनका मध्य अंक ही मध्यांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 क्वेश्चन, सीखने के वक्र में सीखने की उन्नति होना किस रूप में प्रदर्शित की जाती है? तो सीखने में के वक्र में अगर सीखने की उन्नति हो रही है तो वो किस रेखा में चलेगी? सीधी सीधी रेखा में चलेगी। यानी कि उन्नति को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? एक सीधी रेखा बना करके प्रदर्शित करेंगे और आता है एग्जाम में, तो आप इस वक्र को ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? तो बालक की वृद्धि जो है किशोरावस्था में रुक जाती है। एक क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर रहा था, शायद आपका 2022 का था, कि बुद्धि का विकास लगभग कब तक पूर्ण हो जाता है? तो याद रखना, जो बुद्धि का 90% विकास है वो आपका शैशवावस्था में हो जाता है। फिर आपका 95% यानी कि बाकी का 5% जो ऐड होता है वो बाल्यावस्था में, और जो बाकी का बचा हुआ है वो आपका लास्ट किशोर अवस्था तक या पूरे जीवन तक चलता रहेगा। तो लगभग पूर्ण पूछा था, जब 90% आपका शैशवावस्था में कंप्लीट हो रहा है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? शैशवावस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीएटी का संबंध है। तो टीएटी का जो संबंध है वो व्यक्तित्व परीक्षण से है। किसने दिया था? तो मॉर्गन एवं मरे ने दिया था। टोटल कार्डों की संख्या होती है 31 कार्ड, जिसमें 30 होते हैं आपके चित्र बने हुए और एक कार्ड होता है सादा। टोटल कितने हुए? तो टोटल हुए 31 कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति का मुख्य कार्य है। तो स्मृति जो होती है वो अचेतन मन से एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना ही हमारा स्मृति कहलाता है। अचेतन मन में एकत्रित ज्ञान को चेतन मन में लाना ही स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय विस्मृति से क्या आशय है? तो सक्रिय विस्मृति क्या है? सक्रिय विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके माध्यम से अप्रिय अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। या आप इसमें ये भी लिख सकते हैं, किसी बात को भुलाने का प्रयास करके उसको तुरंत भुला देना सक्रिय विस्मृति में आ जाएगा। क्लियर? आगे है, अभिप्रेरणा से क्या तात्पर्य है? अभिप्रेरणा, तो अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रेरक होता है जो हमें क्या करता है? अभिप्रेरित कर देता है किसी काम को करने के लिए। जैसे हम लोग मोटिवेशन लेते हैं ना, कुछ अच्छे अच्छे उसमें थॉट्स या कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले जाते हैं, तो उन पॉइंट्स को सुनकर क्या होता है कि हम उस काम को करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जैसे पढ़ाई को लेकर भी आप कई सारे कोटेशन देखते होंगे, तो जैसे ही आपने वो देखा यानी कि आपके मन में क्या हुआ, एकदम से आप पढ़ाई की तरफ अट्रैक्ट हो गए और पढ़ना शुरू कर दिया। तो मोटिवेशन क्या है? एक ऐसा प्रेरक है जो व्यक्ति को खास लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने के लिए उत्प्रेरित करता है। अभिप्रेरणा से तात्पर्य आंतरिक शक्ति से है जो व्यक्ति को उत्तेजित करती तथा इसे देखा नहीं जा सकता। अभिप्रेरणा क्या है? हमें उत्तेजित कर देती है कि कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, कोई काम करना है, तो उसको हम क्या करें, उसकी तरफ प्रेरित हो जाएं और उस काम को करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल के अनुसार सीखने की प्रक्रिया का आधार है। तो जो हल थे, सीएल हल, उन्होंने आपके सीखने का एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम है प्रबलन का सिद्धांत, और इसको हम दूसरा जानते हैं सबलीकरण के सिद्धांत के नाम से भी। तो इन्होंने जो बताया था कि इनका जो क्या कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया का जो आधार है, वो इनका कहने का मतलब था सिर्फ और सिर्फ आवश्यकता, यानी कि आवश्यकता की पूर्ति को ही इन्होंने सीखने की प्रक्रिया का आधार माना है।
क्या माना है? आवश्यकता की पूर्ति। इनका कहने का मतलब था अगर किसी व्यक्ति को आवश्यकता होगी ना तो उसकी पूर्ति करना ही, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या होगा, वो सीखेगा ज़रूर। तो वही क्या है, सीखने का आधार हो गया। इनका जो यहाँ पर लिखा है वो देख लेते हैं। हल के अनुसार प्राणी की आवश्यकताएं उसे क्रिया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं एवं जो कार्य व्यवहार प्राणी की आवश्यकताओं को काम करता है, प्राणी उस कार्य व्यवहार को सीख लेता है। यही अधिगम का आधार है। शॉर्ट लाइन में अगर हम बोलें तो आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया ही हल के अनुसार सीखने का मुख्य आधार है। आवश्यकता की पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की कोई एक परिभाषा लिखो। तो सीखने की परिभाषा में वुडवर्थ के अनुसार है, नवीन ज्ञान एवं प्रतिक्रियाओं को अर्जित करने की प्रक्रिया को ही अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, बच्चों के भाषा विकास में अवरोधक के कारण है। तो स्वास्थ्य हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। भाषा विकास में जो मुख्य अवरोधक रहेंगे वो क्या रहेंगे, स्वास्थ्य रहेगा और बुद्धि रहेगी। नेक्स्ट आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर है। पहला प्रश्न है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु कितनी होती है। तो जस्ट आपका जो पहला क्वेश्चन ही मैंने आज की क्लास में कराया था वही था, वहाँ पर बाल्यावस्था पूछा था, यहाँ शैशवावस्था पूछा है। तो शैशवावस्था में जो बालक के विकास की आयु होती है वो कितनी होती है, 0 से 5 या 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो जन्म के समय शिशुओं के भीतर 3 संवेग होते हैं। कौन कौन सा, भय, क्रोध और प्रेम, या फिर स्नेह भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने। इसको हम बालू के ढेर के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है। अंतर्मुखी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या होते हैं, संकोची होते हैं और थोड़े चिंतनशील होते हैं, स्वयं के प्रति रहेंगे, अकेला रहना उनको पसंद होता है। ठीक है, दूसरों से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं अंतर्मुखी वाले। तो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व के लोग होते हैं वो बहिर्मुखी से बिल्कुल विपरीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति आत्मकेंद्रित होते हैं, चिंतनशील होते हैं। आत्मकेंद्रित वर्ड याद रखना, पूछा गया था कि आत्मकेंद्रित व्यक्ति किस व्यक्तित्व के अंतर्गत आते हैं, तो वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व में आ जाएंगे। चिंतनशील होते हैं, ये एकांत प्रिय होते हैं, अकेला रहना इनको पसंद होता है। साथ साथ क्या है, इस व्यक्तित्व के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, अपने मन में ही रहते हैं, ज़्यादा चीज़ें क्या है दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे। बहिर्मुखी वाले बिल्कुल इसके अपोजिट होते हैं, सबसे मिलना जुलना पसंद होता है। ठीक है, सबको जैसे नहीं, समाज में खुद का लोकप्रिय स्थान बनाने की इनमें इच्छा रहती है, सबसे घुलते मिलते हैं, बातचीत करते हैं। बहिर्मुखी बिल्कुल अपोजिट रहते हैं अंतर्मुखी की। नेक्स्ट है आपका, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है। तो ये आपकी रहती है 90 से 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया। तो इसका निर्माण किया था मॉर्गन एवं मरे ने, या मुरे भी आ जाता है, मरे भी आ जाता है। कितने कार्ड थे TAT में, तो टोटल 31 कार्ड होते हैं, जिसमें से 30 पे चित्र बने होते हैं, एक खाली होता है। नेक्स्ट है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। तो बालक के केंद्रक में सामान्यतः आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, या फिर 23 जोड़ी गुणसूत्र भी आप लिख सकते हैं। 23 जोड़ी का मतलब कितना हो जाएगा, 23 गुणा 2 यानी कि 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का स्थानांतरण संप्रत्यय को स्पष्ट करो। तो सीखने का स्थानांतरण क्या होता है कि सीखने की क्रिया विषय का किसी अन्य परिस्थिति में उपयोग कर लेना ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। सीखने का स्थानांतरण 3 प्रकार का है आपका, पहला सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक और तीसरा शून्य। सकारात्मक में क्या होता है कि पहले जो चीज़ हमने सीखी है और दोबारा वो हमें काम आ जाए किसी परिस्थिति में, तो वो हमारा कहलाता है सीखने का सकारात्मक स्थानांतरण। इसके अपोजिट नकारात्मक में क्या हुआ कि पहले हमने कोई चीज़ सीखी है और वो हमें वहाँ पर बाधा डाल रही है, तो वो नकारात्मक हो जाएगा। और शून्य में क्या होता है, जब वो कुछ भी ना करे, ना तो वहाँ बाधा डाले और ना ही सहायता करे, तो वो हो जाता है शून्य स्थानांतरण में। सकारात्मक का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे आपने गणित का ज्ञान है आपको और आप स्टैटिक्स सीखने जा रहे हैं, सांख्यिकी सीखने जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पर वो काम आएगी, यानी कि पॉजिटिव रहेगा वहाँ पर। नकारात्मक में क्या है कि जैसे हम लोग क्या है अभी जैसे मंथ या ईयर डालते हैं ना, डेट लिखते हैं, 2023 चल रहा है, अब जैसे ही 24 आएगा तो बहुत से लोगों की हैबिट में 2023 ही रहेगा।
तो ये 2023 ये क्या स्थानांतरण रहेगा, नकारात्मक रहेगा। ठीक है, बहुत बार क्या है 24 चल रही है लेकिन 23 ही डाल रहे हैं, क्योंकि वो हैबिट में आ गया ना, तो वहाँ पर वो नकारात्मक स्थानांतरण रहता है। अगला है बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन आपका MCQ क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है। ये कहलाता है परिपक्वता। नेक्स्ट है वैयक्तिक एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था जब आपको अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण बताया था। तो व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में जो मुख्य अंतर है वो क्या है कि जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है ये एक ही व्यक्ति पर करते हैं, एक समय में एक ही व्यक्ति पर होगा। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति पर होता है, जबकि सामूहिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, एक समय में एक से अधिक व्यक्ति पर करते हैं। हम समूह में बोल सकते हो, एक समय में एक से अधिक व्यक्ति पर। ये इनका मुख्य अंतर रहेगा, इसको तैयार कर लेना। अगला है आपका पावलव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके दिया। तो पावलव ने आपका दिया था कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके। कौन सा सिद्धांत है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, जिसको शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पावलव आपके रूसी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्नडाइक ने अपने सीखने का सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है। तो थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के जो सिद्धांत दिए हैं के अंतर्गत मुख्य 3 नियम दिए हैं। तो मुख्य 3 नियम वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका तत्परता का, दूसरा अभ्यास का और तीसरा प्रभाव का नियम। गौड़ नियम आपके 5 दिए थे। ध्यान, इन दोनों का ही डिफरेंस अलग अलग है, मुख्य में 3 है और गौड़ में 5 है। जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा में कौन सा अर्जित प्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो प्यास, भूख, निद्रा ये सब जन्मजात रहेंगी आपकी, अर्जित में आ जाएगा प्रतिष्ठा, यानी कि आपका प्रतिष्ठा इसके अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है। जो हमने याद किया और हम उसको दोबारा से याद करना चाहें या स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं पर इसमें याद में से बोलते ना, अरे ये चीज़ याद नहीं आ रही, यानी कि स्मरण करने की कोशिश की फिर भी वो चीज़ याद नहीं है, यानी कि वो कहाँ क्या हो रही है, भूल गए, उसको भूल गए, अर्थात विस्मृति के अंतर्गत आएगा। वो भूलना ही क्या है, विस्मृति है। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है बहुलक या बहुलांक। क्लियर। तो आपका 2016 से लेकर 2018 तक के जो पेपर थे उनके मैंने वेरी शॉर्ट करा दिए। नेक्स्ट जो आपकी क्लास रहेगी इसमें 2019 से लेकर 2022 तक के जो पेपर रहेंगे इनके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।